मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इस समय थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी। वो वहां पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मूवी खत्म होने के बाद वो उसको लेने के लिए आएंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी एशली के पिता उसको लेने के लिए नहीं आते। फिर वो अपने अंकल जैक को फोन करती है जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था। एशली उनको कहती है कि अंकल, पापा ने मुझे कहा था कि वो मूवी खत्म होने के बाद मुझे लेने के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है और अब वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे। क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हैं? फिर जैक जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूं। अगले सीन में हम एशली और जैक को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं। जैक उससे पूछता है कि तुम्हें मूवी देखकर मजा आया या नहीं। एशली जवाब देती है हाँ, मूवी काफी अच्छी थी। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एशली अपने पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती क्योंकि वो उसके साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं। अब अगले दिन जब जैक अपने ऑफिस में बैठकर केस फाइल पढ़ रहा था तो उसके पास एशली का फोन आता है और वो कहती है, अंकल मैं जानती हूँ आपने पापा से जरूर कुछ कहा है क्योंकि वो मेरे साथ पहले से ज्यादा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक नई साइकिल दिलवाई और हम सब एक साथ मिलकर डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में भी गए। वहां मैंने अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर की। फिर जैक कहता है, एशली मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर बाद फोन करूंगा, अभी मुझे मेरा काम पूरा करना है। अगले सीन में हम जैक को अपने ऑफिस के बाहर देखते हैं। वो अपना काम खत्म करने के बाद कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसके पास फिर से एशली का फोन आ जाता है और वो बहुत डरी हुई आवाज में जैक से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से जैक को कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता और फोन कट जाता है। फिर जैक एशली के पास दोबारा से फोन करने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वो जल्दी से एशली के घर पर पहुंचता है। इस समय घर का दरवाजा खुला था। फिर अंदर जाने के बाद जैक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जमीन पर एशली की मां की लाश पड़ी थी। फिर जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसको वहां पर एशली के कुत्ते की भी लाश दिखाई देती है। फिर जैक अपने भाई के रूम की तरफ जाता है और देखता है कि उसके भाई को भी किसी ने मार दिया था। ये सब देखकर जैक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहीं बेड के पास रखे एक पैकेज पर पड़ती है जिसके अंदर ड्रग्स थे। जैक समझ जाता है कि जरूर ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ होगा। तभी जैक को एशली की याद आती है और वो उसको ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंच जाता है। वहां बाथटब के अंदर एशली की भी लाश पड़ी हुई थी। अब जैक को इस हादसे से बहुत सदमा लगता है क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। फिर 2 दिन बाद जैक अपनी फैमिली का फ्यूनरल करता है और फ्यूनरल करने के बाद जब वो घर वापस आ जाता है तो सोफे पर बैठकर एशली और अपने भाई की पुरानी वीडियोस देखने लगता है। तभी उसके पास एशली के नंबर से कॉल आती है। ये देखकर जैक बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एशली तो मर चुकी थी। अब इससे पहले कि जैक कुछ कर पाता वो फोन कट जाता है। फिर वो उस नंबर पर दोबारा से कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अब वो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर नेक्स्ट डे जैक अपने दोस्त बॉबी से जाकर मिलता है और उससे एशली के फोन के बारे में पूछता है क्योंकि बॉबी ही एशली के परिवार का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। बॉबी जैक को कहता है कि प्रॉपर्टी रूम के अंदर कोई भी फोन नहीं है, हो सकता है कि टीम के लोगों ने उसको क्राइम सीन पर ही छोड़ दिया हो। तुम्हें तो पता ही है डिपार्टमेंट के अंदर आजकल कोई भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता। फिर जैक जल्दी से एशली के घर पर जाता है और बाथरूम में पहुंचकर वो देखता है कि एशली का फोन बाथटब के अंदर ही पड़ा हुआ था। फिर जब जैक फोन उठाकर देखता है तो उसकी स्क्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी और फोन काम भी नहीं कर रहा था। फिर वो इन सारी चीजों के बारे में दोबारा से सोचने लगता है। तभी उसके पास एशली का कॉल आता है। ये देखकर जैक बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि एशली का फोन तो टूटा हुआ था और उसके पास ही था, तो आखिर उसको कॉल किसने की? फिर जैक घबराते हुए फोन उठाता है और पूछता है कौन बोल रहा है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अंकल ये मैं हूँ एशली, आप कैसी अजीब सी बात कर रहे हो। ये बात सुनकर जैक के होश उड़ जाते हैं। अब वो कुछ भी बोल पाता इससे पहले ही एशली को लगता है कि शायद उसका फोन कहीं दूसरी जगह पर कनेक्ट हो गया है। फिर वो सॉरी कहकर फोन काट देती है। तभी थोड़ी देर बाद हम जैक को उसके घर पर देखते हैं। इस समय वो मर्डर केस से जुड़ी सारी तस्वीरें देख रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर एशली जिंदा कैसे हो सकती है। तभी उसके घर पर बॉबी आता है। वो जैक को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाई के केस में तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे अभी बता दो ताकि इन्वेस्टिगेशन के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। जैक कहता है सारी चीजें तुम्हारे सामने है,
तुम्हें पता ही है मैं कुछ भी नहीं जानता। अगले सीन में हम जैक को इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर देखते हैं। फिर थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तभी रात के वक्त जब जैक अपने घर पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके पास फिर से एशली का फोन आता है और इस बार जैक तुरंत फोन उठा लेता है। एशली कहती है, अंकल मैंने आपको कल भी फोन करने की कोशिश की थी लेकिन तब नेटवर्क सही नहीं आ रहे थे। फिर जैक जवाब देता है कि अब मुझे तुम्हारी आवाज एकदम सही सुनाई दे रही है, तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम हो कहाँ पर। एशली कहती है, अंकल मैं अपने घर पर ही हूँ, मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए ही कॉल किया है। आपने पापा से जो कुछ भी कहा उसकी वजह से उनका बर्ताव बदल गया है और उन्होंने मुझे नई साइकिल भी दिलवाई। फिर हम एक साथ मिलकर डिनर पर भी गए, वहाँ मैंने अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर की। ये बात सुनकर जैक हैरान हो जाता है क्योंकि मरने से पहले एशली ने जब आखिरी बार बात की तब भी वो इसी तरह की बातें कर रही थी। फिर वो जल्दी से एशली के घर पर पहुंच जाता है। फिर घर के पीछे बने स्टोर रूम में जाकर जैक एशली को कहता है कि अब मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा तुम उस काम को बिना सवाल किए चुपचाप करना। तुम्हारे घर के पीछे बने स्टोर रूम की टेबल पर एक पेंट स्प्रे रखी है, तुम वहां जाकर उस पेंट वाली स्प्रे से स्टोर रूम के गेट पर एक बड़ा सा क्रॉस साइन बना दो। अब एशली जैक की बात मान लेती है लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जैक को कमरे के गेट पर कोई भी साइन दिखाई नहीं देता। वो फिर से अंदर आकर पेंट स्प्रे को चेक करता है ये देखने के लिए कि स्प्रे ढंग से काम करती भी है या नहीं, लेकिन तभी जैक को रूम के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि स्टोर रूम के गेट पर क्रॉस का बड़ा सा साइन बना हुआ था। अब जैक घबरा जाता है और अपनी कार में न्यूज़पेपर निकालकर अपने भाई के मर्डर केस वाली न्यूज को देखने लगता है। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर के ऊपर लिखी डेट पर पड़ती है जहां 29 जून लिखा हुआ था। फिर जैक एशली से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो आज कौन सी तारीख है। एशली जवाब देती है कि आज 25 जून है। यानी कि दोस्तों एशली पास्ट टाइम से ही जैक को कॉल कर रही थी। ये सब जानने के बाद जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो फिर से एशली के घर पर जाकर छानबीन करने लगता है। तभी कुछ देर बाद जैक को अपने भाई की बुक में से एक नोट मिलता है जिस पर जॉर्जी नाम लिखा हुआ था। फिर जैक एशली से पूछता है कि क्या तुम किसी जॉर्जी नाम के आदमी को जानती हो। वो जवाब देती है, नहीं मैंने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना। फिर जैक एशली के रूम में जाता है और वहां पर रखे कैलेंडर में उस तारीख को मार्क कर देता है जब एशली ने अपनी टाइमलाइन में क्रॉस का साइन बनाया था यानी कि 25 जून। और उसके बाद वो उस तारीख को मार्क करता है जब एशली के परिवार का मर्डर हुआ था यानी कि 28 जून। दोनों तारीख में 3 दिन का गैप था। फिर एशली जैक को कहती है, अंकल मैं जॉर्जी के बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ, जैसे ही मुझे उससे जुड़ी कोई भी जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। अब जैक को भी समझ में आ जाता है कि एशली पास्ट टाइमलाइन से ही बात कर रही थी, लेकिन एशली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कॉल फ्यूचर टाइमलाइन वाले अंकल जैक से कनेक्ट हो गई। यानी कि अब एशली पास्ट में जो कुछ भी बदलाव करेगी उसका असर फ्यूचर में दिखाई देगा। जैसे कि उसने स्टोर रूम के गेट पर अपनी टाइमलाइन में क्रॉस का साइन बनाया तो कुछ देर बाद वो साइन जैक की टाइमलाइन में भी दिखाई देने लगा। फिर नेक्स्ट डे जैक अपने ऑफिस में बैठकर एशली के टूटे हुए फोन में से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि उसको मर्डर से जुड़ा हुआ कोई सुराग मिल जाए। तभी उसके ऑफिस में उसका बॉस हावर्ड आ जाता है। वो दीवार पर लगे कैलेंडर और जॉर्जी वाले नोट को देखकर हैरान हो जाता है। फिर हावर्ड जैक को कहता है कि तुम अभी मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑफिस में पहुंचने के बाद हावर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बॉबी और उसकी टीम की इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो तुम अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जैक जवाब देता है, सर ऐसी कोई बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हुई हैं। मेरे पास मेरी भतीजी एशली का फोन आया था। ये बात सुनकर हावर्ड कहता है कि तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपने भाई के केस से दूर रहना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर हावर्ड जैक से पूछता है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में जॉर्जी नाम लिखा हुआ देखा था, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। जैक जवाब देता है कि मुझे वो नोट मेरे भाई की बुक में से मिला था, लेकिन अभी तक मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। फिर हावर्ड अपने ऑफिस में रखी एक फाइल को खोलता है जिसके अंदर एक आदमी का स्केच था।
हावर्ड जैक को कहता है कि यही जॉर्जी है। ड्रग से जुड़े हर एक केस में इसका ही कनेक्शन है और अभी तक कोई भी इसको ढूंढ नहीं पाया। हमारे पास सिर्फ एक स्केच ही है और यही तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किस लिए मारा गया। मेरे हिसाब से तुम्हारे भाई और इसके बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। फिर हावर्ड से सारी जानकारी लेने के बाद जैक ऑफिस से चला जाता है। अगले सीन में हम उसको बॉबी के साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एशली का फोन आता है। वो जैक को कहती है कि अंकल, मैंने पापा की डायरी से जॉर्जी के घर का एड्रेस ढूंढ लिया है और अब मैं आपके घर पर आ रही हूँ। हम दोनों एक साथ वहाँ पर चलेंगे। लेकिन जैक कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे बस उसका एड्रेस बताओ, मैं खुद वहाँ पर जाऊंगा। फिर एशली जैक को एड्रेस बताने के बाद अपने घर पर वापस चली जाती है। तभी जैक जल्दी से जॉर्जी के घर पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर वो घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स को चेक करने लगता है और वहाँ पर उसको UED नाम की एक डिलीवरी कंपनी का एड पंफलेट मिलता है। अब जैक ने ये नाम पहले कहीं और भी लिखा हुआ देखा था। फिर वो जल्दी से अपनी कार के पास जाकर क्राइम सीन की फोटो निकालता है और उनको बहुत ध्यान से देखने पर जैक को पता चलता है कि उसके भाई के बेड के नीचे इसी कंपनी के द्वारा भेजा गया एक कोरियर रखा हुआ था। फिर जैक इन सभी चीजों के बारे में समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कार वहां से गुजरती है और उसमें बैठे लोग जैक के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर जैक खुद को उन लोगों से बचा लेता है, लेकिन जब वो वहां से बाहर जाता है तो देखता है कि उसको एक गोली लग गई है। फिर वो जल्दी से अपने ऑफिस में पहुंचकर प्रॉपर्टी रूम में जाता है, जहां एशली के घर से मिला हुआ सामान रखा हुआ था। जैक उस सामान को चेक करना शुरू करता है और तभी उसको वो वाला बॉक्स भी मिल जाता है जो उसी डिलीवरी कंपनी ने कोरियर किया था। उस बॉक्स पर तारीख लिखी थी 26 जून, यानी कि पास्ट टाइमलाइन में भी एशली के घर पर वो कोरियर डिलीवर हो गया होगा। तभी जब जैक के पास एशली का फोन आता है तो वो एशली को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तुम जल्दी से 911 पर कॉल करके पुलिस को कहो कि वो तुम्हारे पापा को अरेस्ट कर ले, क्योंकि उनके बेड के नीचे एक बॉक्स रखा है जिसमें ड्रग्स हैं। ये बात सुनकर एशली कहती है कि आप मुझे ये सब करने को क्यों बोल रहे हो, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। फिर जैक जवाब देता है कि अगर तुमने उनको अरेस्ट नहीं करवाया तो कोई तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेगा, इसलिए जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो। मैं तुम्हें बॉबी का नंबर दे रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो तुम फौरन उसको कॉल करके अपने पास बुला लेना। फिर बॉबी का नंबर देने के बाद जैक बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका काफी सारा खून बह चुका था। अब पास्ट में एशली जैक की बातें मानने की बजाय उसके घर पर पहुंच जाती है और पूछती है कि आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो, लेकिन पास्ट वाला जैक कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको तो खुद भी कुछ नहीं पता था। ये सारी बातें फ्यूचर वाला जैक ही जानता था कि एशली के फैमिली का मर्डर होने वाला है। अब एशली उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। गुस्से में वो अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से चली जाती है। फिर घर पर आने के बाद एशली अपने पापा के रूम में आती है, जहां पर उसकी माँ भी मौजूद थी। दोनों एक साथ बैठकर गाना सुन रहे थे। फिर एशली अपने पापा के बेड के नीचे देखती है और वहां पर सच में एक कोरियर बॉक्स मौजूद था। अब वो घर से बाहर जाकर 911 पर कॉल करने का फैसला लेती है, क्योंकि जैक ने उसको जो कुछ कहा था वो बात सही निकली। फिर पुलिस में कॉल करने के बाद एशली उनको सब कुछ बता देती है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं और इस समय उसको बहुत अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि पास्ट में एशली ने जो कुछ भी बदलाव किए उसकी वजह से फ्यूचर पर भी असर पड़ रहा था। तभी जब जैक की आंख खुलती है तो वो बॉबी के साथ कार में बैठा हुआ था। तभी उसको याद आता है कि वो एशली के घर पर गया था और इस बार भी सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा अजीब थी, सारी चीजों में कुछ न कुछ बदलाव हुए थे। जैसे पहले एशली की बॉडी बाथरूम में पाई गई थी, लेकिन इस बार जैक को वो बॉडी बेड पर मिली। और दूसरी चीज, एशली का बैग पहले बाथरूम में पड़ा था, लेकिन इस बार वो गीली हालत में घर के बाहर दरवाजे पर रखा हुआ था। इन सभी बातों को याद करके जैक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर पूरी तरह से होश में आने के बाद वो कार की पीछे वाली सीट पर रखे न्यूज़पेपर को चेक करता है और अपनी फैमिली के मर्डर की न्यूज पढ़कर जैक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनके मर्डर की तारीख बदल चुकी थी। पहले वो हादसा 28 जून को हुआ था, लेकिन अब की बार वो तारीख 27 जून थी। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। दरअसल एशली ने पास्ट में जो कुछ भी किया उससे फ्यूचर में बदलाव तो हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाई। अब जैक बॉबी से क्राइम सीन की फोटो देखते हुए सवाल करता है कि आखिर एशली का बैग गीला क्यों हुआ और वो गेट के पास कैसे आया। फिर बॉबी जवाब देता है कि ये सब कुछ
कुछ मुझे कैसे पता होगा? क्राइम सीन पर तो सबसे पहले तुम पहुंचे थे। फिर जैक इस बात पर गौर करते हुए कहता है, शायद ये कोई बुरा सपना होगा। तभी पास्ट में हम एशली को देखते हैं। उसने पुलिस वालों को कॉल करके सब कुछ बता दिया था, लेकिन तभी उसके पिता घर से कार लेकर निकल जाते हैं। तभी एशली उनका पीछा करते हुए एक गोडाउन में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक के दिमाग में अभी भी एशली वाले हादसे की बातें घूम रही थी। वो फिर से उसके घर पर जाकर सारी चीजों को चेक करता है। एशली के रूम में आकर वो हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जो कि थोड़ी सी उठी हुई थी। अब जैक समझ जाता है कि जरूर एशली ने खिड़की के जरिए बाहर भागने की कोशिश की होगी, लेकिन खिड़की पर नया पेंट हो रखा था, जिसकी वजह से वो खुल नहीं पाई और कमरे में ही उसकी मौत हो गई। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां एशली गोडाउन में पहुंचकर वहां लगी खिड़की से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि कुछ लोग उसके पिता को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहे थे। ये देखकर एशली घबरा जाती है और तुरंत जैक के पास फोन करती है। एशली का फोन आते ही जैक उससे पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? फिर वो जवाब देती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन मेरे पापा घर से बाहर चले गए। अब मैं उनका पीछा करते करते एक गोडाउन में पहुंच गई और वहां पर बहुत सारे लोग उनको बुरे तरीके से पीट रहे हैं। फिर जैक उससे उस जगह का एड्रेस पूछता है। एशली उसको पूरा एड्रेस बता देती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाती, उसके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर एशली वहां पर खड़ी एक कार के नंबर को नैपकिन पर लिखकर अपने बैग में रख लेती है। फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो उन लोगों में से एक आदमी उसको देख लेता है। फिर एशली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भागना शुरू कर देती है। अब वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते एशली एक नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। फिर वहां का रास्ता क्रॉस करते वक्त उसका बैग पानी में गिर जाता है और वो बहता हुआ उस आदमी तक पहुंच जाता है जो एशली का पीछा कर रहा था। बैग की परवाह ना करते हुए एशली एकदम सही सलामत वहां से बच निकलती है। तभी हम फ्यूचर वाले जैक को देखते हैं। वो एशली के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। गोडाउन के बाहर एक कार खड़ी थी। फिर जैक बॉबी को कॉल करके उसका नंबर बताता है और कहता है कि मुझे इस कार की सारी डिटेल पता करके दो। फिर वो गोडाउन के अंदर जाता है, जहां एकदम शांति थी, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बिना वक्त गवाए अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी हम पास्ट में एशली को देखते हैं। इस बार वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपने फोन को चार्ज करके जैक के पास कॉल करती है और कहती है, अंकल मैं उसी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ जहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले खाना खाया था। मैंने गोडाउन के बाहर खड़ी कार का नंबर एक नैपकिन पर लिखा था और उसको अपने बैग में रख लिया था, लेकिन वो बैग मुझसे खो गया। फिर जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बैग किसी पानी वाली जगह पर गिर गया था? एशली कहती है हाँ, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? फिर वो कहता है कि तुम रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंच रहा हूँ। फिर वहां पर जाने के बाद जैक एशली को कहता है, अब मैं जो कुछ भी तुम्हें बोलूंगा वो तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारे सामने बाउल के अंदर बहुत सारे चिंगम रखे हैं। तुम उनमें से कुछ चिंगम निकालकर उस जगह पर जाकर बैठ जाओ जहाँ पर कुछ दिन पहले बैठकर हमने खाना खाया था। अब एशली बिल्कुल ऐसा ही करती है। फिर जैक उसके सामने जाकर बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि तुम किसी भी एक कलर की चिंगम को चबाकर टेबल के नीचे चिपका दो। एशली को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। अब जैक उस टेबल के नीचे से वो वाली चिंगम निकालकर एशली से पूछता है कि क्या तुमने रेड कलर की चिंगम खाई थी? ये बात सुनकर एशली हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप ये सब कैसे जानते हैं? आप तो मेरे सामने भी नहीं हो। लेकिन वो जवाब देता है कि अब मैं तुमसे जो भी कहूंगा शायद तुम उस पर विश्वास ना करो, लेकिन वो बात बिल्कुल सच है। मैं तुम्हारे सामने वाली सीट पर ही बैठा हूँ और जो चिंगम तुमने खाई थी अब वो चिंगम मेरे पास है। तुम मुझे इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि मैं तुम्हारे वक्त से 2 हफ्ते आगे हूँ, यानी कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारे गीले बैग के बारे में भी इसलिए जानता हूँ क्योंकि फ्यूचर में वो बैग मुझको क्राइम सीन वाली जगह से मिला था। और तुम्हें ये बात जानकर बहुत गहरा झटका लगेगा कि वो क्राइम सीन तुम्हारा घर था। फ्यूचर में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी ने बेरहमी से मार दिया और अभी तक हम इस बात का पता भी नहीं लगा पाए कि ये सब किसने किया। फिर एशली जैक पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर हम सब मारे कैसे गए? आपके मुताबिक घर पर क्या हुआ था? मैं वो सारी बातें जानना चाहती हूँ। फिर जैक कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बेड पर से मिली थी। तुम्हारे रूम की खिड़की भी थोड़ी खुली हुई थी। शायद तुमने वहां से भागने की कोशिश की होगी, लेकिन नया पेंट होने की वजह से वो खिड़की खुल ही नहीं पाई और तुम वहीं पर मारी गई। लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हैं। बस तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। अब रेस्टोरेंट से निकलकर तुम किसी ऐसी जगह पर चली जाना जहाँ पर तुम सुरक्षित रह सको। कुछ भी हो जाए तुम अपने घर पर नहीं जाओगी। अब एशली भी उसकी बात मान लेती है। फिर जैक वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन के प्रॉपर्टी रूम में जाता है और एशली के घर से मिले सामान में से उसका बैग निकालता है। बैग को चेक करने पर जैक को वो नैपकिन मिल जाता है जिस पर एशली ने कार का नंबर लिखा था, लेकिन बैग गीला होने की वजह से नैपकिन पर लिखा हुआ नंबर मिट गया। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बॉबी और हावर्ड भी पहुंच जाते हैं और जैक से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जैक कहता है कि मेरी भतीजी के मर्डर होने से पहले उसका बैग कहीं पर खो गया था, लेकिन जब मैं क्राइम सीन पर पहुंचा तो ये बैग वहाँ पर मौजूद था। मेरे हिसाब से इसको किसी ने जानबूझकर वहाँ पर रखा होगा। फिर हावर्ड पूछता है कि तुम ये बातें कैसे जानते हो। जैक कहता है सर मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी बॉबी जैक को कहता है कि तुमने मुझसे जिस कार की डिटेल मांगी थी वो सार्जेंट ली की कार है। मेरे हिसाब से वही जॉर्जी होगा, इसलिए हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारे भाई के केस से जुड़ी कोई सच्चाई बता दे। तभी कुछ देर बाद बॉबी और हावर्ड जैक को कार में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब तक आप मुझे जॉर्जी से जुड़ी सारी बातें नहीं बताओगे तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब हावर्ड के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो उसको सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है और कहता है जॉर्जी कोई आदमी नहीं बल्कि एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स मिलकर इल्लीगल धंधा करते हैं। हमने तुम्हें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे, लेकिन आज तुमने एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर के नाम का खुलासा किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ। अब जॉर्जी की सच्चाई पता चलने के बाद जैक चुपचाप कार में बैठ जाता है। तभी पास्ट में हम एशली को देखते हैं। वो अपने परिवार को बचाने के लिए बॉबी से हेल्प मांगती है। थोड़ी देर में बॉबी उसके पास पहुंच जाता है और फिर ये दोनों वहां से कार में बैठकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्यूचर में जैक को देखते हैं। वो हावर्ड से पूछता है कि इस समय हम लोग कहां पर जा रहे हैं। हावर्ड जवाब देता है कि हम लोगों ने सार्जेंट ली से मीटिंग करने के लिए एक सीक्रेट जगह बना रखी है और इस समय हम वहीं पर जा रहे हैं। तभी कुछ देर बाद वो सभी एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जब हावर्ड जैक से बातें कर रहा था तो बॉबी उसके सिर में गोली मार देता है। यह देखकर जैक बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बॉबी उसको कहता है कि तुम गोली चलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, इसलिए चुपचाप अपनी गन को कार के ऊपर रख दो। वहीं दूसरी तरफ हम पास्ट में एशली को देखते हैं जो बॉबी के साथ अपने घर पर पहुंच जाती है। एशली का पिता जब बॉबी को देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है। फिर बॉबी अपनी कार में से एशली का खोया हुआ बैग और अपनी गन निकाल कर लाता है। ये सब देखकर एशली बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर बॉबी सभी को कहता है कि कोई भी चिल्लाने की कोशिश मत करना, तुम सब अच्छे से जानते हो कि इसका क्या अंजाम होगा। फिर वो सभी को घर के अंदर लेकर जाता है और एशली से पूछता है कि आखिर तुम्हें ड्रग वाले बॉक्स के बारे में कैसे पता चला। वो बॉक्स तो पूरी तरह से बंद था, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन एशली इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी हम फ्यूचर में जैक को देखते हैं। बॉबी उसको बताता है कि मैं भी जॉर्जी ग्रुप का ही मेंबर हूँ। तुम्हारा भाई हमारे साथ मिलकर इलीगल काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसने डील करने से मना कर दिया। मुझे डर था कि कहीं वो पुलिस को हमारे ग्रुप के बारे में कुछ बता ना दे और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसको रास्ते से हटाने के, इसीलिए मुझे उसकी पूरी फैमिली को मारना पड़ा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें एशली के बैग के बारे में कैसे पता चला, तुम ये बात कैसे जानते थे कि वो खो गया था और उसको किसी ने जानबूझकर क्राइम सीन वाली जगह पर रखा। जैक कहता है कि वो सब मुझे खुद एशली ने ही फोन करके बताया था। ये बात सुनकर बॉबी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पास्ट में बॉबी को देखते हैं। एशली उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर उसके माता पिता को गोली मार देता है। ये सब देखकर एशली चिल्लाते हुए अपने रूम में चली जाती है और उसका गेट बंद कर लेती है। तभी उसको जैक की कही हुई बात याद आती है कि रूम की खिड़की पेंट से चिपक गई थी, इसलिए वो उस खिड़की को खोलने के बजाय कुर्सी से खिड़की को तोड़कर भाग जाती है। फिर बॉबी भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद एशली एक गोडाउन में पहुंचकर वहां का गेट बंद कर लेती है और फिर जैक के पास फोन करती है। फ्यूचर में जब जैक के पास एशली का फोन आता है तो बॉबी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो जैक को कहती है कि अंकल मैंने बॉबी को कॉल किया था और मैं उसको अपने साथ घर पर ले गई, लेकिन उसने मेरी हेल्प करने की बजाय मेरी फैमिली को मार दिया। वो बहुत बुरा इंसान है। फिर जैक एशली को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी जान खतरे में है। अगर तुम खुद को पास्ट में बचा लोगी तो मैं भी बच जाऊंगा। अब इससे आगे वो कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही बॉबी फोन पर गोली मारकर उसको तोड़ देता है। फिर कॉल करते ही एशली गोडाउन के पीछे वाले गेट से बाहर निकलकर फिर से भागना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो पास्ट वाले जैक के
घर पर पहुंच जाती है और वहां का दरवाजा खटखटाने लगती है। इतने में बॉबी भी वहां पर पहुंच जाता है। वो एशली को कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अंकल को भी मारना पड़ेगा। फिर जैक बाहर आकर ये सारी बातें सुन लेता है। एशली उसको कहती है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचाओगे तभी मैं आपको बचा पाऊंगी। ये बात सुनते ही जैक बिना कुछ सोचे अपनी गन निकालकर बॉबी को शूट कर देता है। अब ऐसा होने की वजह से फ्यूचर वाले बॉबी और जैक दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जैक ने पास्ट में बॉबी को मार दिया था। अगर वो मर जाएगा तो जैक उस फ्यूचर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा जिसमें बॉबी उसको गोली मारने वाला था। दोस्तों, जैक ने पास्ट में जो भी बदलाव किए उसकी वजह से आने वाला फ्यूचर भी बदल गया और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।